अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं सुपर एफएम 90 रेडियो बहावल नगर और मैं हूं एहसन रजा। और आज किसान प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कपास और गन्ने की काश्त के हवाले से। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी कंपनी के नुमाइंदगान। हेड ऑफ फार्मा एडवाइजरी सेंटर रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद जाहिद अजीज साहब, और इसके अलावा हेड ऑफ सेल्स राजा उसामा समी साहब, और जनाब इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एग्री सर्विसेज ऑफिसर बहावल नगर दानिश अली तारिक साहब। जी जनाब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और खास तौर पर हमारे जो किसान भाई इस दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर फसल को काश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया हसन भाई। जी जनाब, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा उसामा समी साहब से, और इनसे पूछूंगा कि एफएफसी का तारुफ क्या है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खुशामदीद। सबसे पहले तो जी मैं आपको फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का तारुफ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान में खाद बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी तकरीबन 1978 से अब तक पाकिस्तान में काम कर रही है। एफएफसी के पाकिस्तान में यूरिया के 3 प्लांट्स हैं, जिसमें से एक प्लांट मीरपुर माछेरों में है और 2 प्लांट हैं हमारे गुड़माछी में। इसके अलावा हमारे डीएपी का जो प्लांट है वो है कराची में बिन कासिम पोर्ट पे। और ये मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जी पाकिस्तान में जो लोकल डीएपी जो बनती है वो सिर्फ हमारी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ही बनाती है। इसके अलावा आप जो भी पाकिस्तान में डीएपी देखते हैं जो आपको मार्केट में मैसर होती है वो सारी की सारी इम्पोर्टेड होती है। हमारे जो एफएफसी है इसमें मैं अब आपको जो हैं ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। हमारे जी सोना यूरिया हमारा ब्रांड अवेलेबल है जो 2 तरह का है। एक हम कहते हैं सोना यूरिया प्रिल्ड और एक है सोना यूरिया ग्रैनुलर हमारा। इसके अलावा हमारी जो डीएपी हैं वो भी 2 तरह की हैं। एक सोना डीएपी जो यहाँ पे जो मैंने पहले जिक्र किया कि वो लोकली हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद एफएफसी डीएपी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें बाकी कंपनीज इंपोर्ट करती हैं हम भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिमांड है डीएपी की वो ज़्यादा है और यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, तो इस वजह से हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। उसके बाद हमारे जो ये है पोटाश में एमओपी है और एसओपी है। इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे हैं वो है सोना जिंक और सोना बोरान। और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे जो डीलर नेटवर्क हमारे जी, अगर हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात करें तो हमारे 3500 के करीब हमारे डीलर्स हैं इस वक्त। और अगर हम अपने ज़िला भावनगर की बात करें तो यहाँ पे हमारे तकरीबन 75 के करीब हमारे डीलर्स हैं, जिसमें हमारा कोशिश ये है कि हर जो पॉइंट है हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे फार्मर्स जो मंडियाँ खास तौर पे या जहाँ फार्मर्स का रश होता है थोड़ा सा, हमने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। और हमारे ये जितने भी 75 डीलर हैं इन सब पे हमारे तमाम ब्रांड्स जिसमें यूरिया डीएपी एमओपी एसओपी जिंक बोरान तमाम के तमाम जो ब्रांड्स हैं वो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट्स पे इस वक्त अवेलेबल हैं यहाँ पे। और हमारी कंपनी बेसिकली जो है ये एक फलाई इदारा है जो बेसिकली फौजी फाउंडेशन के साथ मुंसलिक है। ये फौजी फाउंडेशन एक फलाई इदारा है, तो इसमें हम किसानों जो हमारे किसान भाई हैं उनके वेलफेयर के लिए भी हम काफ़ी काम करते हैं, जिसमें हम उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छी हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं। और इसके अलावा जो उनकी ज़मीन का जो तज्जिया है वो एफएफसी हमारी कंपनी वो मुफ्त में करती है। उसके लिए सिंपल उन्होंने सिर्फ ये करना होता है कि हमारे जो नंबर हैं हम अभी जो आपके साथ शेयर भी करेंगे उस पर कॉल करें, और हमारा जो नुमाइंदा जो है यहाँ पे हमारे इस एरिया का वो उनके पास खुद आएगा, उनका सैंपल लेगा और वो उनको बाद में रिपोर्ट भी खुद उनको पहुँचा के जाएगा। इसके अलावा हमारे जो वेयर हाउस हैं यहाँ पे 3 हमारे वेयर हाउस हैं यहाँ पे। एक चिश्तिया में वेयर हाउस है, एक भावल नगर में वेयर हाउस है, एक मिंचनाबाद में वेयर हाउस है। हमें बता सकते हैं कि जी हमने अपना ये ज़मीन का सैंपल कराना है। इसके अलावा हारूनाबाद में हमारा एक गोदाम है, दरावाला में गोदाम है, फोटाबास में गोदाम है, मरोट में गोदाम है। उधर भी आप जाके इस तरह सैंपल के बारे में बता सकते हैं कि जी हमें सैंपल करवाना है। और जो हमारे डीलर्स हैं जो हमारे जिसमें मैंने जिक्र किया हमारे 75 के करीब डीलर हमारे जो भावनगर सेल डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास भी आप जाकर उनको बता सकते हैं कि हमने कंपनी से तज्जिया कराना है, और वो आपको मेरे साथ या दानिश अली तारिक साहब हैं या हमारे वेयर हाउस के तीनों में से किसी के साथ भी आपका वो जो है रब्ता करवा सकते हैं। ये जी छोटा हमारे कंपनी का तारुफ से बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये तो आपने तारुफ सुन लिया जी एफएफसी का तारुफ क्या है, और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि एफएफसी कौन कौन सी खाद मुहैया करती है और काश्तकार को किस किस्म की सहूलत फराहम की जाती है। इसके अलावा अब मैं बढ़ना चाहूंगा दानिश साहब की तरफ। और दानिश साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कपास की काश्त के लिए जमीन की तैयारी कैसे जरूरी है?
देखें, किसी भी फसल में की तैयारी में सबसे जो पहला मरहला होता है वो जमीन की तैयारी का होता है। बिल्कुल। और कपास की काश्त में ये खुसूसी अहमियत का इसलिए हमल है क्योंकि कपास जो फसल है उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। उसमें जब कपास की काश्त के लिए आप फसल को तैयार करें, जमीन को तैयार करें, तो कोशिश करें कि उसको लेवल करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर किसान साल में 2 फसलें लेते हैं, एक गंदम और एक कपास। बिल्कुल। तो वो गंदम के लिए हमें जमीन को हमवार करना पड़ता है, कपास के लिए हमें उसमें ज्यादातर खेलियां बनानी पड़ती हैं। वो अपन बार बार साल दोहरा के जमीन जो है नामवार हो जाती है। उसमें जगह जगह पर पानी खड़ा रहने का क्या होता है, जो एकड़ आपका 15 से 20 मिनट में भरना होता है वो आपका 1 घंटे में भरता है। तो इसके लिए आप जरूरी है कि आपकी जमीन को हमवार करें। उसके लिए लेजर लेवलिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर आपकी जमीन हमवार होगी, उसमें खादों का छट्टा वगैरह करना वो भी आसान होगा, और उसमें पानी की भराई, जो कि ज्यादातर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो पानी लगना भी उसमें ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि कपास की जो फसल है, जमीन उसकी जड़ें हैं जमीन में गहराई तक जाती है। बिल्कुल। उसके लिए जरूरी है कि जमीन में गहरा हल चलाया जाए। उसमें आप चिजल हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जमीन में दोहरा हल और सुहागा चला के जमीन को भुरभुरी कर लें। सही। ठीक है। तो उसके बाद अगर कपास की काश्त की बात की जाए तो 2 तरीके राइज हैं। आप खेलियों पर भी काश्त कर सकते हैं और उसको ड्रिल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही ठीक है। सही। अच्छा, हमारे इलाके बहावल नगर और गिरदोनवा की अगर बात की जाए तो इसके लिए कपास कौन कौन सी वैरायटीज इसके लिए बेहतर हैं? देखें, कपास की काफी सारी वैरायटीज मुल्क में अवेलेबल हैं और काफी सारे नाम और ब्रांड्स को बेच भी रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पिछले साल जिन वैरायटीज ने बेहतर परफॉर्म किया हम उनको इस्तेमाल करें, और साथ साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इदारे हैं, वो नई वैरायटियां भी मुतारफ करवाते हैं। बिल्कुल। इस साल के लिए जो मुतारफ करवाई गई और मुजवजा वैरायटीज हैं उनमें MNH 886, नायाब 676, IUB 13, IUB BS 15, BS 18, FH 142, FH 144 और FH लालाजार पेश है। सही। अच्छा, इन वैरायटीज को सेहतमंद बीज का असूल कैसे मुमकिन हम कर सकते हैं? देखें, जो हमारे मुल्क में बीज के सप्लाई के और उसकी क्वालिटी के ऊपर मुख्तलिफ एतराजात होते हैं, उसके हवाले से हम अपने काश्तकार भाइयों को मशवरा ये देते हैं कि अपने घर का बीज इस्तेमाल करें। सही। देखें, जो बीज पिछले साल आपने काश्त किया, आपको उसकी पैदावार का भी पता है, आपको उस पे आने वाली बीमारियों का भी पता है, आपको उसके ऊपर ये मौसम के मुज़र असरात का भी पता है, तो आप उसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुसलसल एक ही बीज को बार बार काश्त करने में उसमें बीमारियों का खदशा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जरूरी होता है कि हम नए बीज भी लें और नए बीज भी काश्त करें। बहरहाल दोनों सूरतों में सिफारिशात ये हैं कि आप मुस्तरद कंपनी का बीज इस्तेमाल करें। सही। कि कोई जो प्रॉपर कंपनी है आप उसका बीज इस्तेमाल करें। अगर आपने घर का बीज इस्तेमाल करना है तो उसकी प्रॉपर छंटाई कर लें और उसकी ग्रेडिंग करवा लें। उसमें यह होता है कि जो अच्छा बीज है वो अलग हो जाता है और जो नाकस बीज है उसका उगाव कम होता है वो अलग हो जाता है। उसके अलावा कपास के बीज में, क्योंकि बीज के ऊपर हमलावर होने वाली बीमारियां काफी सारी होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि बीज को अच्छी तरह से जहर लगा लें। सही। और जहर लगा के बीज को काश्त करें तो, और उसकी जो डीलिंटिंग है वो अच्छे तरीके से कर ले तो इंशाल्लाह बीज का उगाव बेहतर होगा। जहर लगाने से मैं पूछना चाहूंगा कि जहर लगाने से क्या फायदा हो जाएगा? जहर लगाने से जो बीज पर हमलावर होने वाली बीमारियां हैं, सुड़ियां हैं, वो बीज के ऊपर डायरेक्टली हमलावर नहीं होती, तो उससे बीज का जो उगाव है वो मुतासर नहीं होता और आपके खेत में पौधों की जो तादाद है वो पूरी रहती है, बढ़ जाती है। अच्छा, कपास को बेहतर पैदावार के लिए कौन कौन से ज़रूरी अवामिल का ख्याल रखना चाहिए? देखें, कपास एक मुनाफा बख्श फसल है और उसमें हम इस्तेमाल होने वाले या इसमें होने वाले अखराजात भी बाकी फसलों से कदरे ज्यादा है, इसलिए हमें इसके हर मरहले पर खास तवज्जो देनी चाहिए। उसमें स्टार्ट से जमीन की तैयारी, उसके बारे में आपको बता दिया कि जमीन अपनी को आप हमवार करें, उसके अंदर गहरा हल चलाएं, जमीन को भुरभुरा कर लें। दूसरे नंबर पर आ जाता है सेहतमंद बीज। आपका अगर बीज सेहतमंद होगा तो आपके खेतों में पौधों की तादाद पूरी होगी। बिल्कुल। देखिए, खादों का इस्तेमाल आप वही कर रहे हैं, पानी आप वही लगा रहे हैं, इनपुट्स आप बाकी जितने भी आप उसके अंदर दे रहे हैं वो सारे के सारे वही हैं। अगर आपके बीज की तादाद या खेत में फी एकड़ पौधों की तादाद कम रह गई तो जो इनपुट्स हैं आपकी उसका पूरा फायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए सेहतमंद बीज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगले नंबर पर आ जाता है बीज की पूरी मिकदार। अगर आपने फी एकड़ पौधों की तादाद को मद्देनजर रख के बीज की काश्त करनी होती है। आजकल यहाँ इस इलाके में भी मसला आ रहा है, पिछले साल बारिशों की वजह से जो बीज लोगों ने रखा हुआ था उसके उगाव में काफी उसका फीसद उगाव बहुत कम है। सही। तो इसलिए इस साल के लिए खास तौर पर यह मशवरा दिया जाता है कि आप अपने बीज की मिकदार को 2 से 4 किलोग्राम में इजाफा करें ताकि आपके उगाव पूरा हो सके और फी एकड़ पौधों की तादाद भी पूरी हो सके। उसके अलावा आ जाता है खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि किसी भी फसल की तैयारी में खादों का जो अखराजात हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी सारे अखराजात से ज्यादा
खादों में खराब हो जाती है। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि हम खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करें। उससे ना सिर्फ फसल में बीमारियों पैदावार में तो इजाफा होगा और फसल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी महफूज रहती है। अच्छा, इसमें मेरा एक सबूत का सवाल है। जी, वो ये है कि मुझे ये बताइएगा कि पहले भी फसल बोई जाती थी और अच्छी फसल भी हासिल की जाती थी, लेकिन खादें बहुत कम इस्तेमाल होती थी। लेकिन आजकल ऐसा है कि खादें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और फसल बहुत कम हो रही है। देखें, उसमें काफी सारे अवामल आ जाते हैं। एक तो मौसम की शिद्दत, दूसरा जो खादों का इस्तेमाल है उसका, जैसे मैंने जिक्र किया कि मुतवाज़न इस्तेमाल जरूरी है। पौधे को 16 किस्म के ग़िज़ाई अज्जा जरूरत होती है और जब तक वो 16 के 16 नहीं मिलेंगे पौधे की बढ़ोतरी मुतासर नहीं होगी। बिल्कुल सही। उसमें से अल्लाह का लाख शुक्र है कि ज्यादातर अज्जा हमारी जमीनों में पहले से ही मौजूद है। सिर्फ चंद एक अज्जा हैं जिनकी साल से, जैसे आपको भी पता है काश्तकारी जो है ये वही भी जिसको ये कहते हैं, ये अंबिया का पेशा है और उस जमाने से चलता रहा है और मुसलसल फसलें ले लेके कुछ जो अनासर हैं उनकी हमारे जमीन में ज्यादा मिकदार में कमी हो गई है, कुछ की अभी उस तरह से कमी वाकया नहीं हुई। जो ज्यादा मिकदार में कमी वाकया हुई है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये मौजूद है और कुछ अनासर ऐसे हैं जिनकी जमीन को कम मिकदार में कमी हुई है, उसमें जिंक आ जाता है, बोरान आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए पौधे को इन सारे अज्जा की जरूरत है और हमें सारे के सारे ही मुहैया करने। अगर सिर्फ यूरिया या सिर्फ डीएपी डालने से आपकी फसल, अगर आप सारे अज्जा इसमें डालते हैं तो आपकी फसल की पैदावार में यकीनन इजाफा होता है। तो एफएफसी इसके लिए क्या काम करती है? देखिए, एफएफसी में जैसे आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान, ये वो अज्जा हैं जिनकी पाकिस्तानी जमीनों में कमी हो गई है। बिल्कुल। और एफएफसी का स्टार्ट में, जैसा राजा उसामा सफी साहब ने भी बताया, ये एक फलाही अदारा है और हमारा स्टार्ट से ही मकसद ये रहा है कि अपने काश्तकार भाइयों को सस्ती और मियारी खादों का इस्तेमाल की जाए। इसलिए हमने कोशिश की है कि वो सारे के सारे अज्जा जिनकी हमारी जमीनों में कमी हो गई है वो हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए मिलाएं। उसमें नाइट्रोजन जो है वो आपको सोना यूरिया से मिल सकता है, फास्फोरस आपको सोना डीएपी, एफएफसी डीएपी से मिल जाता है, जो पोटाश है वो आपको एफएफसी एसओपी की हालत में मिल जाता है, जो बोरान है वो सोना बोरान के नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है, जिंक के लिए हमारे पास एक सोना जिंक के नाम से एक प्रोडक्ट है। तो इन जितनी भी अनासर की जमीन में कमी हुई है वो सारे के सारे हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए मुहैया करवाते हैं। उसके अलावा जी उसके अलावा खादों के इस्तेमाल के बाद जो एक कपास की फसल में एक और भी अहम मसला होता है वो जड़ी बूटियों का तदारुक है। जड़ी बूटियों का तदारुक और ज़ररसा कीड़ों का। कपास एक ऐसी फसल है जिसके ऊपर बहुत सारे कीड़े हमलावर होते हैं, जैसे कि पिछले दिनों आपने गुलाबी सुंडी का नाम काफी सारा सुना होगा, ज्यादातर लोग उससे परेशान रहते हैं। उसका तदारक बर वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान देती है और पैदावार में खातर का कमी हो जाती है। तो इसलिए बाकी सारे मामले के साथ साथ जिस तमाम बीमारियों और जड़ी बूटियों का बर वक्त तदारक, ना सिर्फ तदारक बल्कि बर वक्त तदारक, उससे पहले कि वो फसल को नुकसान कर दें उससे पहले हमने उस बीमारियों का तदारक करना है। ये कपास के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में आ जाते हैं साफ सुथरी चुनाई। कपास की फसल में देखें, जो जमींदार को उसकी आमदन मिलती है वो कपास की या नरमे की क्वालिटी की बेस पे मिलती है। अगर आपकी क्वालिटी बेहतर होगी तो आपको उसका बेहतर रेट मिलता है, अगर आपकी क्वालिटी उस तरह से नहीं होती तो ज़ाहिर रेट भी उसका कम हो जाता है। अच्छा, इसी में मैं एक और सवाल ऐड करता हूँ कि लास्ट सीजन की अगर बात की जाए तो उसका भी थोड़ी सी सूरत हाल में बताइएगा, हमारे सामने भी जानना चाहेंगे कि लास्ट सीजन कैसा गुजरा इसका कपास का। लास्ट सीजन में बेसिकली कपास जब काश्त हो रही थी, उसकी बर्दाश्त हो रही थी फसल की, एक तो दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था फूल बनने के टाइम के ऊपर, इसलिए फूल या उसके जो टीने हैं उसके गिरने का अमल बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए फसल में पिछले साल खातर का हमारी कमी हुई थी। उसके अलावा जो कपास है, जब चुनाई के उसके दिन थे तब कुछ बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बीज था वो कुछ गीला हो गया था, जिसकी वजह से इस साल अब उसका उगाव कम है। तो ये अवामल देखें, इन अवामल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल ये कुदरती आफात हैं और यानी कुदरती जो भी अमल है वो आएगा, तो इनके ऊपर हम काबू नहीं कर सकते। लेकिन हमें उन चीजों के ऊपर काबू करना चाहिए जिनको हम काबू कर सकते हैं। आप फसल में खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करें, आप उसमें सोना जिंक डालें, सोना बोरान डालें, उससे फसल जो है मौसमी तब्दीलियों से और जो मुख्तलिफ किस्म की मौसम की सख्तियां आती हैं उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त आ जाती है फसल के अंदर। उसके लिए जो ज्यादातर खादें इस्तेमाल होती हैं वो पोटाश है, बोरान है, जिंक है, उसके बारे में डिटेल में भी बाद में बात करते हैं। तो ये कुछ अवामल है जिनको हम काबू कर सकते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको काबू करें। अगर इन सारे अवामल पे हम कुछ हद तक भी अमल कर लें तो हम अपनी फी एकड़ पैदावार में 10 से 12 मन का इजाफा कर सकते हैं। और कपास के अगर बात की जाए और जो हुकूमत का रेट चल रहा है
उसके मुताबिक अगर 10 एकड़ वन बिया फी एकड़ से पैदावार ज्यादा लेते हैं, उसका मतलब होता है 40 से 42 हजार रुपया प्योर आमदन। और ये इसका फायदा डायरेक्टली किसान को होगा। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी 70 से 80% आबादी का ताल्लुक बराह रास्त काश्तकारी से है। तो अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तभी ये मुल्क खुशहाल होगा। जी बिल्कुल। जी सामीन, आपने सुना कि किस तरह से कपास को काश्त करना है और कौन कौन सी खादें आप उसमें डाल के अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि गंदम का ये भी सीजन गुजरा है और गुजर रहा है और गंदम बहुत तेजी से लोग काश्त भी की और कटाई भी की। उसके बाद जब बारिशों का सिलसिला हुआ तो बहुत सी गंदम खराब भी हुई है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखिए जी, ये वही बात दोबारा आ जाती है कि कुदरती अवामल है, उनके ऊपर हमारा उस तरह से जोर नहीं है। लेकिन आजकल जदीद तरीके कार आ गए हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। आप मौसम के हालात को मद्देनजर रखते हुए आप एक हफ्ता पहले देख सकते हैं कि अगर बारिशें आ रही हैं, आप अपनी कटाई का टाइम उससे पहले या उससे बाद में कर सकते हैं। तो उसके अलावा उसमें जो बारिशों वगैरह का सिलसिला, उसमें आप ठीक कह रहे हैं, गंदम का नुकसान हुआ है काफी सारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहावल नगर जो एरिया है उसमें इस चीज का नुकसान कदरे कम है। सही। जो हमारे गिरदनवा के इलाके हैं उधर ज़ालाबारी भी हुई है, उधर एक वबा है टिड्डियों की, उन्होंने भी काफी सारा नुकसान किया। लेकिन अल्लाह ने हमारे बहावल नगर को ज्यादातर नुकसान से महफूज रखा हुआ है। जी सामीन, इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा FM 90 बहावल नगर। जी सामीन, एक बार फिर से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं किसान प्रोग्राम और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहीम यार खान से आए हुए हमारे प्यारे मेहमान, बहुत ही अजीज हैं क्योंकि ये दूसरी दफा हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं और किसान भाइयों के लिए हमेशा बहावल नगर में तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद जाहिद अजीज साहब हैं, राजा उसामा समी साहब हैं और दानिश अली तारिक साहब हैं। जी, अब मैं बढ़ना चाहूंगा जनाब मोहम्मद जाहिद अजीज साहब की तरफ और इनसे जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ वो है खाद का मुतवाज़न इस्तेमाल क्या है। बहुत शुक्रिया एहसन रज़ा साहब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे बात करूं, ये सवाल का जवाब दूं, मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा था जिम्मेदार भाइयों के लिए कि जैसे गंदम की कटाई और घाई जारी है, इसके साथ साथ कपास की बिजाई भी जारी है। तो मेरे काश्तकार भाइयों को सिर्फ मशवरा ये है कि थोड़ा जैसे मुल्क में ये कोरोना की वबा है, इसको कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूर करें, जिसमें मास्क ये जो अवामल करते हुए मास्क पहनना है, दस्ताने पहनना है। अगर मास्क दस्तयाब नहीं है तो ये जो रुमाल जो साफा होता है जिम्मेदारों के पास जो सर पे बांधा होता है, अगर वही आपने नाक और मुंह के बांध लेंगे उससे वो खुद भी महफूज रहेंगे और उसके जो साथी काम कर रहे हैं खेत में वो भी महफूज रहेंगे। सही। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ मुतवाज़न खातों के हवाले से। मुतवाज़न खातों से मुराद ये है कि कौन सी खाद, कितनी खाद, किस वक्त खाद और किस तरीके से खाद डाली जाए। ये 4 अवामिल हैं, ये मिलके आपको मुतवाज़न खाद की, जैसे हम इंसान कहते हैं ना कि जी आप अपने आप में प्रोटीन भी लें जी, फाइबर भी लें, स्टार्च भी लें, मिनरल भी लें, सब्जियां भी लें, फ्रूट भी लें, ताकि आपको मुतवाज़न खाद जो चाहिए वो आपको मिलती रहे। इसी तरह पौधे भी जिंदा हैं, इनको भी खुराक चाहिए। और मुतवाज़न खुराक का तयन करने के लिए काश्तकारों को अपने आप से 4 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल है कि कौन सी खाद डालनी। सही। दूसरा सवाल है कितनी मिकदार में। तीसरा सवाल है किस वक्त, टाइम पीरियड। सही। और चौथा सवाल है कि किस तरीके से खाद डालनी। सही। ये अगर काश्तकार को 4 सवाल आते हैं तो वो अपने खेत में कोई भी फसल हो उसको मुतवाज़न खुराक को फरोग की तरफ जा सकता है। जैसे अभी कपास की बात करता हूँ मैं, कपास में हम अगर मुतवाज़न खुराक की बात करेंगे तो सबसे पहले जो 4 सवाल मैंने कहे हैं कि कौन सी खाद, कितनी खाद, इन दोनों का हल फौजी फर्टिलाइजर कंपनी आपको दे रही है जिम्मेदार को। सही। और ये मुफ्त दे रही है। जैसे मेरे दोस्त उसामा भाई ने बात की थी कि हम मिट्टी और पानी का तजिए की सहूलत काश्तकारों को मुफ्त देते हैं। जबरदस्त। ठीक हो गया। आप काश्तकार ने अपना इजहार करना है, दिलचस्पी जाहिर करनी है, तो हम खुद उनकी जमीन से सैंपल लेके एनालिसिस करके और रिजल्ट्स उसको सही। ठीक है जी। पहले 2 सवाल यानी कौन सी खाद और कितनी, इसका बेहतरीन हल है आप अपने मिट्टी का तजिया करवाएं। लेकिन ये भी है कि अगर काश्तकार ने मिट्टी का तजिया नहीं करवाया, उसने बिजाई तो करनी है, तो लिहाजा खाद तो डालनी है। बिल्कुल। लेकिन मैं उसकी जो पूरे पंजाब में या पाकिस्तान की बेसिस पे हमने 5 लाख से ज्यादा नमूने मिट्टी के तजिए किए हैं, उसकी बुनियाद पे कपास के लिए जो खादों की सिफारिशें मुरतब की हैं वो मैं अपने जिम्मेदार भाइयों के सामने पेश भी करता हूँ। उस केस में कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए जी तकरीबन 2 बोरी सोना DAP फी एकड़
उसकी वजह से मेरे दोस्त दानिश ने कहा कि इसकी जड़ें काफी गहरी चली जाती हैं। सही, ठीक है, इसका मतलब इसकी खुराक लेने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। 15 फुट तक इसकी जड़ें जाती हैं। गहराई जो जमीन के तैयारी की बात की है ना, इसकी 15 फुट तक जा सकती है। सही, ठीक है, इसलिए जितनी जमीन गहरी होगी उतनी रूट्स नीचे जाएंगी और खुराक लेंगी। सही। उसके साथ साथ 3.5 बोरी सोना यूरिया फी एकड़। सही। और इसके साथ एफएफसी की पोटाश 1 बोरी फी एकड़ जी। 3 खादें होगी। चौथी खाद है सोना जिंक जी। और जिंक की मैं थोड़ी सी आपको अफादियत बताऊंगा जरूर। अच्छा, इसमें 6 किलोग्राम सोना जिंक, 3-3 किलोग्राम के 2 पैकेट जी, और 3 किलोग्राम सोना बोरान 1 पैकेट। सही। ये आपने टोटल खुराक है कपास की। मैं फिर दोहराता हूँ, 2 बोरी सोना डीएपी जी, 1 बोरी एफएफसी की पोटाश जी, 3.5 बोरी सोना यूरिया, 6 किलोग्राम सोना जिंक जी, और 3 किलोग्राम सोना बोरान। बोरा। ये टोटल खुराक है इसकी कपास के लिए। कपास की। जो पहला सवाल था ना, जी। कौन सी खाद और कितनी कितनी मिकदार खाद, की? ये तजिए से पता चलता है। सही। तो ये हमने फैसला किया या ये हमने मालूम कर लिया कि ये खाद कपास को कपास चाहिए। को बेहतर। अब आऊंगा मैं कि किस वक्त डालनी है और किस तरीके से डालनी है। जी। अब जो तीसरा सवाल है कि किस वक्त डालनी है, देखें डीएपी जिसको फास्फोरस खाद कहते हैं, सोना डीएपी और एफएफसी की पोटाश, सही। और इसके साथ 6 किलोग्राम सोना जिंक जी, और 3 किलोग्राम सोना बोरान। इसका बेहतरीन जो वक्त है डालने का वो नीचे है, क्योंकि डीएपी को नीचे की खाद कहते हैं। सही। पोटाश भी और जिंक बोरान, ये चारों अज्जा मिला के आपने जमीन में नीचे डालना। अगर ड्रिल कर रहे हैं, जमीन की तैयारी कर लें, आखिरी जो तैयारी है उससे पहले छटा करके तो आपने बिजाई शुरू कर ड्रिल कर दें। सही। अगर आपने खेलियों पे काश्त करनी है तो उसमें भी आप आखिरी तैयारी पे छटा करके तो खेलियां बना के आप काश्त करना शुरू करें। अब बारी आती है ऊपर वाली खाद की। जैसे मैंने अर्ज किया आपको कि कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए 3.5 बोरी सोना यूरिया दरकार होती है। इसका बिजाई के ठीक 30 दिन बाद आपने 1.25 से 1.5 बोरी सोना यूरिया आपने डाल और उसके साथ फौरी बाद पानी लगाना है। सही। फिर जब ये फूल बनने शुरू होते हैं, 1 बोरी सोना यूरिया आपने वहां पे डालनी है, पानी लगाना है। और जब फिर आपके टिंडे बनने शुरू होते हैं उस वक्त आपने 1 बोरी डालनी है। सही। अगर आप देखें आपकी फसल कमजोर है तो उसमें आप देख लें कि चौथाई हिस्सा या आधी बोरी सोना यूरिया बाद में भी आप डाल सकते हैं। सही। जैसे बात हो रही थी जिंक की, हमारे जो मुल्क में आबादी है इसमें 40% आबादी में जिंक की कमी है। सही। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि हमारी जमीनों में 85% जमीनों में जिंक की कमी है। जैसे दानिश साहब से बात कर रहे थे कि हमारी जमीनों में 96% जमीनों में फास्फोरस की कमी है, डीएपी। जी। 100% जमीनों में नाइट्रोजन यूरिया की कमी है और 50% पोटाश की कमी। सही। तो लेकिन जिंक जो है उसमें 85% क्या? तो 85% है। और इसमें अगर आप देखें कि जिस खुराक में जिंक शामिल नहीं होगी वो खुराक इंसान खाएगा, सही, या चौपाई खाएंगे, हाँ, उनमें कमी पाई जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान, जैसे मैंने आपको कहा कि इंसानों में 40% की कमी हो गई है। और उस कमी की वजह से हमारे ये बच्चों में मैदे का मसले और ये जो ज़हनी सलाहियत जिसको कहते हैं ये सारा जिंक का रोल होता है। सही। मैदे को ठीक करना, बढ़ोतरी में दखल करना और आपकी जो कोएगनेटिव एबिलिटी कहते हैं ना, ज़हनी नशोनुमा, उसमें जिंक का अमल होता है। लिहाजा मैं अपने काश्तकार भाइयों को आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आपसे भी कहूंगा कि आप इसमें फोकस करें कि जिंक का इस्तेमाल फसलों के लिए लाज़िम मलज़ूम है और इसको आपने रूटीन में करना है। 6 किलोग्राम, खर्चा भी इतना नहीं है। सही। छोटे 3-3 किलो के 2 पैकेट है सोना जिंक, ये आपने बिजाई पे डालने। बिजाई पे नहीं डाल सके जो जिम्मेदार मेरा भाई, वो पहला यूरिया जब देना है उसके साथ यूरिया के साथ मिला के आप छटा देते। ठीक हो क्या? इस केस में ये आपने जरूर करना। और अक्सर जिम्मेदार भाई जो कपास के जिम्मेदार हैं वो उनकी शिकायत होती है कि उनकी फसल में कीड़ा, फुल गुड्डी गिर जाती है। एक तो ये फुल गुड्डी का गिरना जो है एक नेचुरल या कुदरती अमल है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गिरना ये आपके इसमें खाद के लिए मतवाजा ना होना, मौसमी हालात, दर्जा हरारत में कमी बेशी होना, ये मुवाफक या ये पैरामीटर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लिहाजा इसमें आपका कीड़ा भी कम होगा, फुल गुड्डी भी ज्यादा होगी। सही।
और जो खुराकी मतलब अगर आपने गन्ने में डालनी है, मक्की में डालनी है, गंदम में डालनी है, वो गंदम या मक्की जो भी इंसान खाएगा, चौपाई खाएंगे, उसमें वो जिंक जाएगा और वो जो 40% कमी है वो पूरी होगी। और दूसरा, जब वो वक्त तरीके के हवाले से चौथा सवाल जो रह गया था, तरीका ये था कि जब आपने कपास में आखिरी यूरिया देनी है, अगर कपास का कद ज्यादा है तो वहाँ छट्टा देना मुमकिन नहीं होगा। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जी आप ड्रम में खाद को घोल लें, मिक्स करना है, नक्के पे रख दें, सही, और उसमें सिर्फ 2 एहतियातें जरूरी हैं। एक, आपकी जमीन हमवार होनी चाहिए, सही, हम पंजाबी में पद्धर होनी चाहिए। सही। उसका क्या होगा? हाँ, प्लेन। उसकी ये होगा कि जब आप पानी से खाद डालेंगे तो यकसा तकसीम होगी। ये नहीं कि जो जमीन ऊंची है वहाँ खाद पहुंची नहीं है, सही, पौधे मुतासर हो गए, बिल्कुल, और जहाँ पे नीची जमीन है वहाँ पे खाद ज्यादा पहुंची। सही। और दूसरा ये है कि आपने ड्रम की टूटी किस वक्त खोलनी है। पहली जमीन पद्धर होना, दूसरा जमीन टूटी किस वक्त खोलनी है कि आप अपने खेत को पानी लगा लें। जब आधा खेत को पानी लग जाए फिर आपने ड्रम की टूटी, जिसमें 1 बोरी सोना यूरिया खोली हुई है, फिर आपने टूटी खोलनी है, और उस वक्त तक जब बाकी बांधा आधा खेत को पानी लगे तो ड्रम वो आपका खाली हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने अक्सर देखा है कि किसान क्या करते हैं जी, एक जगह पे वो पंजाबी में कहते हैं बंदा बना के उस पे बोरी रख देते हैं सोना यूरिया की, तो वो पानी के साथ साथ बहती जाती है और आगे पानी को लगती जाती है। क्या ये अमल भी बेहतर है इसके लिए? देखिए, ये ऐसा रजा भाई बहुत अच्छा सवाल किया, और ये जो अमल है ये काफी लोगों में, काफी जगह में चल रहा है, बिल्कुल। उसमें बात मैंने आपको अर्ज किया ना कि एक तो जमीन हमवार होनी चाहिए, दूसरा ये खाद की उस वक्त खोलना है जब आधे खेत को पानी लग जाए। होगा क्या, आप भी देखते हैं, जब हम बोरी को नक्के पे रख के खोल देंगे, पानी लगा देंगे, आपको पता है कि पानी शुरू में जो दरारें होती हैं खेत में, पानी सबसे पहले उनमें जाता है। जब वो भरती हैं फिर पानी आगे जाता है। ओके, अब जब यूरिया खाद पानी में मिलेगी, होगा क्या, सबसे पहले वो जो शुरू वाले दरारें हैं उसमें जाएगी, सही, और जब तक पानी आगे पहुंचेगा वो खाद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, उससे यकसा तकसीम या तरसील जमीन में मुमकिन नहीं है। सहूलत जरूर है काश्तकार के लिए, लेकिन उसकी यकसा तकसीम नहीं है। लिहाजा काश्तकार को देखे, खाद पे पैसा भी लगाया और यकसा तकसीम ना मिली तो खेत में चुनाई पे इफेक्ट होती है कि कहीं पे जल्दी चुनाई हो गई, कहीं पे लेट हो गई, लेट पे बीमारियों का भी मसला हो सकता है। उस हवाले से बेहतर अमल तो यही है कि अगर आपने देनी है आखिरी खुराक तो आप ड्रम में घोल के आप नक्के पे रखें और खेत को पानी लगाएं। जब आधा पानी खेत को लग जाए, आधा खेत सैराब हो जाए, फिर आपने टूटी खोली। सही। अच्छा, कोई इसके खाद का और पानी का जो आप ड्रम में कह रहे हैं मिक्स कर ले रहे हैं, चलिए इसके लिए पानी और खाद की मिकदार का कोई है इसमें? देखिए, यूरिया के बारे में है कि ये इसकी हल्फरीदी 100% है। सही। अगर आपने एक ड्रम रखा हुआ है तो उसमें आपने जब खाद मिक्स करनी है उसमें कोशिश ये करें कि एकदम सारी बोरी ना डालें। सही। आधी बोरी डाली, हिला के फिर देन उसको पूरा पानी आपने पूरा ले लें, उसको फिर बाकी मांदा डाल के उसको अच्छी तरह हिला लें, हिला के ऊपर से ड्रम आपने कवर करना है, फिर आपने इसको अपने खेत में इस्तेमाल करना। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये है कि जमीन का तज्जिया के लिए अब किसान को जरूरत है किसी ना किसी फर्द की, तो उसके लिए वो क्या करे? अच्छा, उस केस में रज़ा साहब, उसमें देखिए हमारी एक हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर है जी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का। मैं बता देता हूँ, 0800 जी 00332। ठीक है, 0800 00332। ये हमारा एक टोल फ्री नंबर है जी। इसमें काश्तकार किसी वक्त भी अगर दफ्तरी कार्ड खत्म हो गए हैं अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा देगा, और वो हम उस जिम्मेदार को खुद राब्ता करके उसके मिट्टी का तजिया लेके एनालिसिस करके तो हमारे जो अफसर हैं खुद उसको तजिया डिलीवर करेंगे और समझाएंगे कि जी आपकी ये खाद जमीन में पहले ही मौजूद है, और अच्छी पैदावार या अच्छी कपास की पैदावार लेने के लिए आपको ये मजीद इस वक्त ऐसे चार वामिल बताए हैं, उसके बारे में वो बताए, उसकी रहनुमाई करेगा। इसके अलावा दानिश साहब से भी कहूंगा कि वो अपना नंबर इसको बोल दें, अपना मोबाइल नंबर जरूर जी को, ताकि बहावल नगर पे जो फार्मर हैं वो इनके डायरेक्ट नंबर पे राब्ता करके अपनी मिट्टी की तजिया करवा सकते हैं, ताकि अब उनकी बिजाई लेट ना हो। जी दानिश साहब। जी, जिला बहावलनगर में कोई भी काश्तकार अगर अपनी जमीन का तजिया करवाना चाहता है तो मुझसे राय रास्त मेरे अपने नंबर 0300 799 0065 पर
किसी भी वक्त रब्ता कर सकता है। हम खुद आते हैं आपकी जमीन से नमूना लेकर तजिया करके आपके खेत में आपको उसका नतीजा भी बताते हैं और उसमें कितनी खादों की कौन सी मिकदार डालनी है वो भी आपको समझा के जाते हैं। नंबर मैं अपना रिपीट कर देता हूँ 030079900065। जी सामईन मोहतरम, आपने नंबर सुन लिए और इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी जमीन का तज्जिया करवा सकते हैं, अपनी जमीन की जांच करवा सकते हैं और ये पता करवा सकते हैं कि क्या आपकी जमीन में कौन कौन सी खादें डलने वाली हैं, उसका तज्जिया हो जाएगा और उसके बाद जनाब आप अपनी फसल बोएंगे तो यकीनन उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। अगला सवाल मैं करना चाहता हूं, हमारे काश्तकार भाई खादों की सिफारिशात कैसे हासिल कर सकते हैं? ये देखना उसमें इसी को आपके इसी सवाल को मैं पिछले सवाल से लिंक करूंगा। वो एक तो दानिश साहब ने नंबर बताया, एक मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया। आप हमारे डीलर हजरात जो मंडी में हैं उनसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। काश्तकार डीलर के हजरात के पास काश्तकार जाता है ना खाद, जी उस वक्त उनसे राब्ता कर सकते हैं। हमें सोना यूरिया से राब्ता करवाएं, उनके नुमाइंदे से राब्ता करवाएं, हमें तस्दीक करवाएं। ठीक है, हमारे पूरे मंडी में देखिए जैसे उसामा साहब ने बताया 75 डीलर हैं, हमारे 75 नुमाइंदे मौजूद हैं आपके इलाके में। बस काश्तकार ने अपनी दिलचस्पी का इजहार करना है। सही, आप देखें ना, एक चले हम दानिश एक हैं, उसामा भाई एक हैं, मैं रहीमिया खान से आया हूँ, लेकिन बात यह है कि 75 नुमाइंदे आपके डोर स्टेप पे बैठे हैं। आप खाद उन्हीं से लेते हैं, उन्हें जाएं राब्ता करें जी मुझे सोना यूरिया की हेल्पलाइन का नंबर दें या उससे नुमाइंदे से बात कराएं, मैंने अपना तजिया करवाना है। तो जाहिर बात है वो जो हमारा नुमाइंदा है, हमारे डीलर हजरात हैं, वो हमसे राब्ता करेंगे और हम पहली फुर्सत में उनसे राब्ता करके और काश्तकार को इस मुफ्त सहूलत से फायदा जी। एक मुफ्त सहूलत और बड़ी अच्छी बात है कि किसान के लिए आपने मुफ्त सहूलत भी दी है, बाकायदा वहाँ तज्जिया हो रहा है और सब कुछ उसका अमल जो है एफएफसी खुद करती है और उसकी टीम आकर करती है। जनाब अगला सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जिन जिम्मेदार भाइयों को अपनी ज़राए अराजी का तज्जिया नहीं करवा सकते उनके लिए क्या आप कहेंगे? हाँ, उसके लिए जैसे मैंने थोड़ा सा अर्ज पहले किया है कि अगर नहीं करवा सके बजाई लेट हम नहीं करेंगे, हम सिफारिश नहीं करते कि आप बजाई लेट करें। उस केस में जो मैंने पहले अर्ज किया कि कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए 2 बोरी सोना डीएपी सही, अगर काश्तकार 1.5 बोरी भी इस्तेमाल कर लेता फी एकड़ तब भी ठीक है, लेकिन 1.5 से कम नहीं करें। 2 बोरी सोना डीएपी, 6 किलोग्राम सोना जिंक, 3 किलोग्राम सोना बोरान और 1 बोरी एफएफसी की पोटाश एसओपी। सही, ये आपने मिक्स करके बिजाई से पहले जमीन में डाल। सही, ठीक हो गया, ये नीचे वाला मसला हल हो गया। बाकी ऊपर 3.5 बोरी की सिफारिश की जाती है यूरिया की, वो 3 मराहिल में करनी है। पहला मरहला तकरीबन 1.5 बोरी आपने, जब आपकी कपास बिजाई को 1 महीना हो जाता है तो फिर आपने उसको छटा या कीरा करके फौरी पानी। दूसरा मरहला जब फूल बनने शुरू होते हैं 1 बोरी सोना यूरिया उस वक्त आपने कीरा करके तो आपने पानी लगाना है। और तीसरा मरहला 1 बोरी सोना यूरिया जो ड्रम में घोल के आपने फिर से। इसी तरह अगर गन्ने की बात कर लूं, थोड़ा सा गन्ने के हवाले से भी आप बात कर लें। गन्ने के लिए अभी जो कुछ लोग हमारे जिम्मेदार भाई गंदम की कटाई के बाद भी उसको बिजाई करते हैं, बिल्कुल। और कुछ जो हमारे फरवरी मार्च में लगा हुआ है और कुछ मोंडी होता है जो कि हम पिछली फसल काट के उसके बीज को जमीन में रहने देते हैं और वो खुद उगता है। सही, उस केस में हम सिफारिश यही करते हैं कि इसमें आपने 2 बोरी सोना डीएपी, 4 बोरी सोना यूरिया टोटल, 1.5 बोरी एफएफसी की पोटाश, 6 किलोग्राम सोना जिंक और 3 किलोग्राम सोना बोरान। अच्छा, अब इसकी भी मैं तरतीब बता देता हूँ। जो जिम्मेदार भाई तो डीएपी डाल चुके हैं 2 बोरी, वो तो ठीक है। जो नहीं डाल चुके उनको चाहिए कि अभी भी वक्त है डीएपी डालने का। और अभी जो जिम्मेदार भाई मेरे पोटाश डाल चुके हैं वो ठीक है, 1 बोरी अगर डाल चुके हैं ठीक है, सही। तो अभी वो आधा बोरी पोटाश एफएफसी की एसओपी डाल सकते हैं। सही, इसका बेहतरीन तरीका होता है कि 2 बोरी डीएपी ये नीचे डाल दी, पोटाश आपने 1 बोरी नीचे डाल दी, जिंक और बोरान भी आपने नीचे डाल दी। अब जो करंट स्टेटस है, अगर ये काश्तकार भाई डाल चुके हैं तो अभी राइट नाउ जिम्मेदारों को 1 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ और उसके साथ आधी बोरी एफएफसी की पोटाश, जी, ये दोनों खादें मिला के, अगर जिंक नहीं डाली तो 6 किलोग्राम जिंक भी साथ डाल लें। सही, ठीक है। इन तीनों खादों को मिला के छट्टा कीरा करके तो मिट्टी चढ़ाएं। सही, मिट्टी चढ़ा के पानी लगाएं।
मिट्टी छिड़ाने के दो फायदे होते हैं, एक तो फसल गिरने से महफूज रह जाती है, दूसरा ये होता है कि जो शगुफे बाद में निकलते हैं ना, ऑफ शूट्स जिसको कहते हैं, वो खुराक में तो हिस्सा बन लेते हैं, जमीन से खुराक तो खाते हैं बिल्कुल, लेकिन पैदावार में हिस्सा नहीं बनते। वो पंजाबी में कहते हैं जिम्मेदार के सके नहीं होते, वो जिम्मेदार के लिए नुकसानदेह होंगे। हाँ। वो जब आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो वो शगुफे बाद में निकलने बंद हो जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। लिहाजा अभी जो वक्त है, जिम्मेदार भाई जो डीएपी डाल चुके हैं वो ठीक है, जो इन्होंने नहीं डाली वो 1 बोरी डीएपी सोना डीएपी, 1 बोरी एफएफसी की पोटाश, 1 बोरी सोना यूरिया, ये मिक्स करें और इसके साथ 6 किलोग्राम सोना जिंक। जैसे मैंने जिंक पे फादियत पे जोर दिया कि 40% हमारी आबादी में कमी है, अगर ये कमी बढ़ती रही तो ये आप देखें ना, सीढ़ियां चढ़ते हैं थक जाता है बंदा, लथार्जिक हो जाता है, ये भी एक जिंक की कमी की अलामत है। सही। ये आपके मसल्स, आपकी बोन्स, ये इसको उसने चलाना होता है। जब ये खुराक में नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है बच्चों में भी नहीं होगी, बच्चों की जो पढ़ने की सलाहियत कम होती जाएगी, सोचने की सलाहियत कम होती जाएगी। लिहाजा जिंक भी साथ, और ये अभी डाल के गन्ने में आपने उसकी मिट्टी चढ़ा देनी है और पानी लगा देना। अच्छा, इसके कोई माह होते हैं कि इस महीने में आप ये फसल बोएं तो ज्यादा बेहतर है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। इसमें जैसे गन्ने की अगर बात करते हैं तो गन्ने की बिजाई हमारे मुल्क में 2 मौसम में होती है, एक फरवरी मार्च में होती है और एक सितंबर में होती है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि इस दौरान इनकी जो अगर क्रॉप कैलेंडर को देखें तो इसकी बिजाई उगने की सलाहियत ज्यादा होती है। सही। ठीक हो गया। आगे पीछे मसला कुछ लोग जो जिम्मेदार भाई मेरी गंदम काट के लगा रहे हैं, वहाँ उगाव जरूर होगा, लेकिन उसको पैदावार उतनी नहीं मिलनी जो उसने फरवरी मार्च में लगाया था। सही। वो उगाव या उतने टिलरिंग या उतने शगुफे नहीं निकलने जो वो फरवरी मार्च में उग जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा उसको, लेकिन बेहतरीन जो टाइम पीरियड उसका, वो कहते हैं ना वेले की नमाज से कवेले की टकरा ला, वो वाला सा। सही। अच्छा, पोटाश का भी आपने जिक्र किया, तो इसकी क्या अहमियत है गन्ने और कपास के लिए? जी, गन्ने के लिए मैं आपको पोटाश की बात करूं, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा। आप मेरी जवाब पे गौर कीजिएगा। गन्ने का कौन सा हिस्सा मीठा होता है, ऊपर वाले या नीचे वाला? नीचे वाला। अब ये आपने कभी सवाल पूछा है कि नीचे वाले क्यों मीठा होता है? अच्छा, उसकी वजह पता क्या है? हमारी जमीन में जैसे मैंने अर्ज किया कि 50% जमीनों में पोटाश की कमी है। हाँ। जब पोटाश की कमी होगी, पोटाश का गन्ने में जो रोल है चीनी बनाना होता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, चीनी को एक जगह से दूसरी जगह तरसील करना है। चीनी नीचे बनती है ना। बिल्कुल। जब जमीन में पोटाश कम होगी तो नीचे से चीनी ऊपर नहीं जाएगी। एक पहला जो ये है कि चीनी बनना रुक जाएगी। और दूसरा, वो नीचे से ऊपर की मुंतकिली भी नहीं होगी। तो गन्ना जो है वो इतना ऊपर से गन्ना ऊपर से इतना मीठा कम होता है, लेकिन ये है कि फर्क इतना नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा पोटाश का काम है एक तो चीनी बनाना गन्ने में और चीनी की मुंतकिली करना नीचे से ऊपर। अगर जिस खेत में पोटाश की कमी होगी उस खेत में गन्ने में चीनी की भी कमी होगी और चीनी की यकसन तरसील नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है ना, अगर मिलों ने फ्यूचर में जैसे बातचीत भी चल रही है कि गन्ने की जो खरीदारी है वो चीनी की मिकदार की बेस पे करनी शुरू कर दी तो फिर जिम्मेदार को नुकसान होगा। तो अभी तो वजन है ना। हाँ, और पोटाश का जब चीनी बढ़ेगी तो गन्ने का वजन भी बढ़ेगा, ठीक हो गया। लिहाजा ये पोटाश जो है गन्ने के लिए लाजमी है। इसको गन्ने के लिए कम से कम 1.5 बोरी, 1 बोरी नीचे बिजाई पे और आधी बोरी मिट्टी चढ़ाते बाद एफएफसी की एसओपी, ठीक है, 1.5 बोरी। सही। अगर नीचे नहीं जिम्मेदार मेरा भाई डाल सकता तो अभी कम से कम 1 बोरी एफएफसी की एसओपी, सोना यूरिया सबके मिला के डीएपी के मिला के करके तो मिट्टी चढ़ा दें। सही। जहां तक आप बात कर रहे हैं कपास की, देखिए पोटाश की अहमियत तो हर फसल के लिए जी, लेकिन आपने स्पेसिफिक पूछा है, गन्ने की बात हुई है, अभी मैं कपास की बात कर लेता हूँ। कपास में पौधे को तंदुरुस्ती से देना, जो नामुआफिक मौसमी हालात होते हैं ना, जी जी, ये हर फसल के लिए, सख्त गर्मी पड़ गई जी, बिल्कुल ठीक है जी, और बीमारियां का हमला हो गया, कीड़ों का हमला, इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफी देता है पोटाश। कीड़े के हवाले से अगर हम बात करें ना, फुल केरा, वुडी ये केरा, इसमें भी मुआवनत करता है पोटाश, जिंक और बोरान। सही। दूसरा जो रेशा है जिसको हम कहते हैं ना, हमारा रेशा का उसकी स्ट्रेंथ या उसकी लंबाई इतनी खातिर खा नहीं है, उसकी एक ये भी वजह है कि हमारे काश्तकार जो है वो मुतवाज़न खादों को फरोग नहीं देते। सही। अगर पोटाश डाला जाए तो कपास का रेशा बड़ा होता है, और जो हम कहते हैं ना रेशा
और बनौला, जीओटी कहते हैं ना, जिनिंग और टर्न के, जो हमारा 33% निकलती है कपास सारी। सही। अगर 100 मन पैदावार आई ना, 100 मन का ढेर है, पैदावार नहीं, 100 मन अगर ढेर है तो उसमें 33% कपास और रेशा होगा, बाकी जो आप कह रहे हैं 77% और बनौला और दूसरी चीजें। सही। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस होता है रेशे की पर। जितनी आप मुतवाजन खादें, खास तौर से डीएपी, पोटाश, जिंक, बोरान डालेंगे, आपकी रेशा 33% से ज्यादा आएगा, जो कि असल आपको जिम्मेदार को फायदा मिलेगा। सही। तो अच्छा, डीएपी और पोटाश का कब इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है? जी, उस वक्त देखें, डीएपी और पोटाश तो हम नीचे वाली खाद कहते हैं, ये हमेशा डीएपी को तो ये बात जिम्मेदार जो मेरा भाई है अपने पल्ले बांध ले कि डीएपी नीचे वाली खाद है। सही। ये नीचे आपने डाल दी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे मिक्स कर गए किसी वजह से, पानी बजाई की वजह से, तो ऊपर नहीं, लेकिन आप ऊपर भी इसको ड्रम में खोल के भी दे सकते हैं। सही। मिक्स नहीं करना। ठीक है। और पोटाश भी नीचे वाली खाद है, लेकिन आजकल जो जदीद साइंस है वो हम लोग ये कहते हैं कि इसके दो किस्तें कर लें। सही। एक किस्त नीचे करें और एक जो है आपने ऊपर दें। गन्ने की जैसे बात की है, एक बोरी नीचे डालें बिजाई पे, आधी बोरी आपने मिट्टी चढ़ाते वक्त। सही। अगर कपास की बात करते हैं, एक बोरी डालें तो आप एक बोरी सारी नीचे डाल लें। अगर आप उससे 2 सेपरेट में जाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करें कि पौनी बोरी नीचे डाल लें। सही। और जो चौथा हिस्सा है वो जो आपने पहली यूरिया देनी है उसके साथ मिला के छटा करें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। मजीद भी सवाल इसी तरह जारी रहेंगे। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी सामने एक बार फिर से खुशामदीद, आप सुन रहे सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर से खुसूसी प्रोग्राम काश्तकारी के हवाले से, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गन्ने और कपास की फसल की। इसमें जनाब अब अगला सवाल अब पूछना चाहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इसमें हम सवाल करेंगे जनाब अजज़ा सगीरा क्या है और ये फसल में जो खुसूसी कपास के लिए कैसे मुफीद होती है? जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा नजर साहब, उसमें देखें खुराकी जो 2 किस्म के हैं, एक अजज़ा कबीरा, एक अजज़ा सगीरा। सही। कबीरा वो हैं जिनको फसल ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल सकती है, और सगीरा वो है जिसको फसल कम मिकदार में। लेकिन इनकी दोनों की वर्किंग जो कैपेसिटी है, अफादियत है कपास के ये फसलों के लिए, वो दोनों की यकसा है। सही। ये नहीं है कि वो ज्यादा मिकदार में यूज होते हैं तो उसकी अफादियत ज्यादा है, ये कम मिकदार में यूज होते हैं तो इसकी अफादियत कम है। हमारा ये बड़ा अलमी है कि जो ज्यादा मिकदार में होगा उससे ज्यादा फायदा। अब मैं इसको आपको आपके सवाल को थोड़ा सा लिंक करूंगा, इस पे गौर कीजिएगा कि जब आटा गूंथते हैं, आटे में एक चुटकी नमक डालते हैं। सही। एक चुटकी आपने बिल्कुल, लेकिन रोटी का जायका बन जाता है। बन जाता है बिल्कुल बनता है। और देखें 2 किलो आटा है, उसमें आपने एक चुटकी नमक डाली, अफादियत आप खुद देख लें। इसी तरह अजज़ा, मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। अजज़ा सगीरा बुनियादी तौर पे 2 हैं, जिंक और बोरान, जो कि हमारी जमीनों में कमी है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो राइट नाउ जो सरे 10 है कमी, वो जिंक और बोरान। जिंक 85% जमीनों में कम है और 65% जमीनों में बोरान का। सही। तो ये इसकी कम मिकदार में डलता है, लेकिन अफादियत ये है कि बाकी जो खादें आपने अजज़ा कबीरा डाली हैं उनकी अफादियत को भी बढ़ाता है जी। और जो कहते हैं ना पंजाबी अपने इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जीज, जी दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे के एक्शन को बेहतर करते हैं, ताकि फसल को भरपूर मुतवाज़न खादों का, जिसको आपने शुरू में मुतवाज़न खादें की, तो ये चीज वो है। तो लिहाजा जिंक और बोरान ये अजज़ा सगीरा है, कम मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। देखिए वो बोरी 50 किलो की आपको बताई है, 2 बोरी बताई है, ये 6 किलो आप बता रहे हैं कम मिकदार में, लेकिन अफादियत किसी तरह कम नहीं। 6 किलोग्राम सोना जिंक और 3 किलोग्राम सोना बोरान, ये अजज़ा कबीरा में आते हैं। और हर फसल के लिए, खा आपकी कपास है, गन्ना है, गंदम है, चावल है, इन सब के लिए ये अक्सीर है। अब बाकी खादों के साथ ये मिला के ये आपने डाल। अच्छा, इसका कब और कैसे इस्तेमाल हो सकता है इसका? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जिंक तो आपने जिंक और बोरान ये तो नीचे वाली खाद डीएपी के साथ मिला के डाल, ठीक है। लेकिन अगर इसका देखा गया है कि अगर आपने नीचे नहीं डाली तो आप पहले जो यूरिया की किस्त डालनी है उसके साथ मिला के छटा कर सकते हैं। सही। ठीक हो गया। और बोरान के केस में ये है कि आप दूसरा यूरिया तक भी जा सकते हैं, अगर नहीं डाल सके किसी दस्याबी की वजह से तो आप यूरिया के साथ मिला के उसको छटा कर दें। कोशिश करें कि नीचे, अगर जो जिम्मेदार भाई मेरा नहीं डाल सका, बजाय कर ली उसने, उसे चाहिए कि वो उसे पहले यूरिया के साथ मिला के 6 किलोग्राम सोना जिंक और 3 किलोग्राम सोना बोरान डालें।
ठीक है जी। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि कपास पे भी हमने काफी गुफ्तगू कर ली, गन्ने की फसल के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? जी देखिए, गन्ने में एक तो मुतवाज़िन खुराक जी, वो बात हुई है, उसमें फोकस से रखें। दूसरा, जड़ी बूटी इस मरहला पे भी जिम्मेदार को चाहिए कि गोडी करके उसको अपनी ट्रैक्टर की मदद से उसको जो जड़ी बूटियां से पाक करें। सही। जड़ी बूटियां अगर पाक नहीं करेंगे या निकालेंगे नहीं, तो जो आप खाद गन्ने को दे रहे हैं, जो पानी गन्ने को दे रहे हैं, वो जड़ी बूटियां उसमें हिस्सा डालेंगी, सही। खुराक भी लेंगी, उसको खाएंगी भी और पानी भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब या बायस भी बनेगी। और तीसरा जो आपने अपनी पहला बार हो गई खाद जी, दूसरी जड़ी बूटी जी, और तीसरा आपने देखना है कि आपने खेतों का मुआयना करके कि उसमें कोई गुरुएं बोरर का हमला तो नहीं है। सही। अगर बोरर का हमला है तो फौरी तौर पे जब आपने ये सोना यूरिया की बोरी डालनी है, उसके साथ फ्यूरोडान का एक थैला डालें, एहतियाती तदाबीर करें, हाथों में ग्लव्स डालने हैं और साफा जो है ये पटका है वो अपने मुंह पे बांधना है ताकि वो जहर के जो फ्यूम है वो आप तक ना पहुंचे, सांस के जरिए। बिल्कुल। उन दोनों को मिक्स करें, केरा करके फौरी पानी लगा दें, उससे जो गुड़ुएं होंगे तने के अंदर होंगे या बाहर होंगे वो खत्म हो जाए। लिहाजा गन्ने के लिए 3 अवामल, एक तो खाद अपनी पूरी करें, दूसरा उसकी जड़ी बूटियों का तदारक करें और तीसरा अपने गुड़ुओं कीड़े मकोड़ों को जो हमले हैं स्टेज पे होते हैं उससे अपने अपने फसल को मुआयना करना है। अगर है तो सोना यूरिया के साथ आपने फ्यूरोडान खाद मिला के अपने दानेदार जहर आपने जमीन में डाल। ठीक है जी। इसी हवाले से मैं जाते जाते जी आपसे भी पूछना चाहूंगा राजा उसामा समी साहब, आप भी इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे सामीन को? मैं आखिर में सिर्फ अपने जो सामीन है और हमारे जो किसान भाई जो प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जी हमारे जो ये आजकल आप ये सुनते हैं जो टीवी पे कि भी ये जो सब्सिडी का भी एक इशू आ रहा है, उसके भी फ़िलहाल आप उसका इंतज़ार ना करें और उसके इंतज़ार में आप अपनी जो आप खादों का इस्तेमाल है उसको आप लेट ना करें, क्योंकि वो अभी उसका कुछ अभी जो है फाइनल नहीं हुआ। वो जब फाइनल होगा तो आपको इंशाल्लाह जो सब्सिडी वो ज़रूर मिलेगी आपको, लेकिन फ़िलहाल अभी उसके बारे में जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है अभी तक उसमें फ़िलहाल फाइनल होने में उसमें टाइम है अभी, तो आप इंतज़ार ना करें और अपने जो खादों का आपका जो टाइम है जो भी आपकी जो डालनी खाद अपने वो फ़ौरन आप उसमें डालें, उसके लिए आप वेट ना करें। उसामा साहब की बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा उन्होंने मशवरा दिया है। ये देखिए ज़हन में रखिएगा कि ये अभी प्रपोजल है और पता नहीं ये प्रपोजल मटेरियलाइज होती है कि नहीं, मंजूर होती है कि नहीं होती। इसी इंतजार में आप अपनी फसल पे खाद जो डालने की वक्त है उसको लेट ना कर लें। लेट करने से आपकी पैदावार मुतासर होगी, पैदावार मुतासर होगी तो आपकी वो माली नुकसान होगा, क्योंकि अभी ये प्रपोजल है, पता नहीं गवर्नमेंट इसको अप्रूवल होती है कि नहीं होती, कब होती है, तो इसलिए इसका इंतजार नहीं करें क्योंकि अभी ये अखबारों में आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी कल फिर था कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद इसको मंजूर नहीं किया, लेकिन इसकी तरफ आपने अपने खाद जो डालना या खरीदना उसको लेट नहीं करना। सही जी। दानिश साहब, आप भी इस हवाले से जाते जाते सामीन को पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिस आज माशाल्लाह प्रोग्राम में जितने भी पॉइंट्स आए हैं उन सबकी अपनी अपनी जगह के ऊपर अहमियत है जी। खास तौर के ऊपर जैसे कि स्टार्ट में भी जिक्र किया कि खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल फसल के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन की तैयारी से लेकर कपास की चुनाई तक हर मरहले में हमारी कुछ जो थोड़ी बहुत कोताहियाँ होती हैं, आज के प्रोग्राम में उम्मीद है कि उसमें काश्तकार भाइयों को जवाब मिल गया होगा, हर मरहले पर कुछ ना कुछ बेहतरी करें। सही। और अब अगर आप सारे के सारे मामलों को ठीक करते हैं तो फिर आप भी अपनी फसल में 10 से 12 मन का कम से कम 10 से 12 मन का इजाफा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उससे आपकी किसान की आमदन में खादक का इजाफा हो सकता है। सही। जाते जाते जनाब एक बार फिर से नंबर रिपीट कर दें ताकि किसान भाई दोबारा भी आपसे रब्ता कर सकें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी कंपनी की एक मुफ्त हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर तो दफ्तर के औकात में आप कॉल करते हैं तो आपको फौरी आपकी कॉल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप लेट भी कॉल करते हैं तो आपका पैगाम रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको उसके बाद उसका जवाब मिल जाएगा। मुफ्त हेल्पलाइन है 0800000032। और उसके अलावा जो बहावलनगर के स्पेशल काश्तकार हैं जो वो मुझसे प्राय रास्त भी रब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए मेरा अपना नंबर है 030007990065। मैं नंबर दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ 030007990065। आप इस नंबर पर राब्ता करके ना सिर्फ अपनी जमीन का मुफ्त तजिया करवा सकते हैं बल्कि फसलों के लिए अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश हैं तो आप उनका जवाब भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी।
बहुत शुक्रिया जनाब आपका, जाहिद साहब आपका, उसामा साहब आपका और दानिश साहब आपका। जी आज हमारे पास नुमाइंदगान हैं जी, आए हुए मेहमान हैं हमारे, जो कि रहीम यार खान से हैं, हेड ऑफ फार्मा एडवाइजरी सेंटर रहीम यार खान, और इसके अलावा हेड ऑफ सेल्स डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से हैं, और एग्री सर्विस ऑफिसर हैं बहावलनगर से दानिश अली साहब। जनाब बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम पे लेके जाते हैं जनाब। आप लोग जब भी इस्तेमाल करें तो FFC को लाजमी इस्तेमाल करें, इसकी खादों को इस्तेमाल करें। जैसे जैसे प्रोग्राम को हम आगे भी लेकर चलेंगे और इसमें आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सी खाद किस फसल के लिए कितनी मुफीद है, वक्त पर डालनी है, और खास तौर पर जिंक का इस्तेमाल कितना करना है और कैसे करना है, ये जरूरी है आपके लिए कि आपने जिंक को लाजमी इस्तेमाल करना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।